नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साप्ताहिक विकासक समाचार के एक और नए एपिसोड में। साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज़, जहां मैं आपके लिए पिछले हफ्ते भर में नई जो भी खबरें आई होती हैं डेवलपर रिलेटेड, उन सब खबरों का संग्रह या समाचारों का संग्रह आपके लिए लेकर के आता हूं। तो इस हफ्ते के समाचारों की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के पहले समाचार से। इस हफ्ते का पहला समाचार मोबाइल डेवलपर्स और डॉटनेट डेवलपर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ऑफ कोर्स मेरे लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि मैं इसका काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था। और समाचार ये है कि मावी डॉटनेट मावी यानी कि डॉटनेट मल्टी एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस, जो डॉटनेट मावी फ्रेमवर्क है, वो विजुअल स्टूडियो के साथ अब अवेलेबल हो चुका है। विजुअल स्टूडियो के साथ यानी कि जो विजुअल स्टूडियो का रिलीज वर्जन है उसके साथ। बेसिकली जिनको नहीं पता, विजुअल स्टूडियो के दो वर्जन पैरेलली चलते हैं। एक होता है रिलीज वर्जन जिसके ऊपर कि हम जो है अपने रेगुलर एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, और दूसरा होता है प्रीव्यू वर्जन जिसमें कि आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रीव्यू जो फ्रेमवर्क्स आए होते हैं उनके फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर हम डॉटनेट की बात करें तो डॉटनेट 7 जो है वो आपका विजुअल स्टूडियो प्रीव्यू पे अवेलेबल है, जबकि डॉटनेट 6 जो है वो आपके विजुअल स्टूडियो रिलीज वर्जन पे अवेलेबल है। सो मावी जो है वो रिलीज तो हो चुका था मई में ही इस साल, लेकिन वो अभी भी विजुअल स्टूडियो के प्रीव्यू वर्जन के साथ चलता था। अब जो है मावी विजुअल स्टूडियो के रिलीज वर्जन के साथ चलेगा, लेकिन ऐसा सिर्फ विंडोज पर ही होगा। सो जो लोग भी मावी यूज करके प्रोडक्शन एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं वो आज की डेट में विंडोज एप्लीकेशन और एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो आराम से बना सकते हैं। एप्पल जो आपके अगर iOS के एप्लीकेशंस बनाने हैं तो उसके लिए आपको मैकबुक में या आपके मैक पर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल चाहिए, लेकिन वो विजुअल स्टूडियो जो है वो प्रीव्यू वाला ही होगा, क्योंकि जो रिलीज वाला विजुअल स्टूडियो है 2022 उसके साथ आपका मावी का सपोर्ट अभी नहीं आया है विजुअल स्टूडियो फॉर मैक में। सो विजुअल स्टूडियो फॉर विंडोज में ये रिलीज हो चुका है और ये अभी 9 अगस्त को ही रिलीज हुआ, जब आपका डॉटनेट का एक डॉटनेट कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन मावी एक इवेंट हुआ था। इसके बारे में मैं पिछले हफ्ते बताना भूल गया था कि डॉटनेट कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन मावी हुआ था, जिसमें कि फुल डे मावी रिलेटेड सारे जो इवेंट्स या सेशंस जो थे वो सारे के सारे मावी रिलेटेड सेशंस थे, जिसमें बताया गया था मावी से कैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। उसी टाइम इन्होंने ये चीज़ भी डिक्लेयर किया, उससे शायद एक दिन पहले या उसी दिन जो है इन्होंने इस आर्टिकल के थ्रू ये चीज़ डिक्लेयर किया कि डॉटनेट मावी विंडोज़ पर अब जो है वो रिलीज वर्जन के विजुअल स्टूडियो के साथ अवेलेबल है। तो ऑफ कोर्स मैं इसके ऊपर बहुत ही जल्द एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं, क्योंकि मावी का मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि कब ये रिलीज वर्जन के विजुअल स्टूडियो के साथ आए। सो मावी क्या है, मावी की कैसे आप मावी यूज़ करके एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मावी के कौन कौन से वर्जन्स हैं वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं लेकर के आने वाला हूं। बहुत जल्द ही इंतज़ार कीजिएगा। अगला समाचार भी डॉटनेट रिलेटेड ही है। इनफैक्ट इस हफ्ते के मुख्यतः सारे समाचार जो हैं वो डॉटनेट और माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड होने वाले हैं। सो अगला समाचार ये है कि डॉटनेट का जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है उसका एक नया वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। बेसिकली एक अपडेट वर्जन है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट अपनी बात से पलट गया। माइक्रोसॉफ्ट ने तो ये बोला था कि भैया इस फ्रेमवर्क का अब आगे कोई वर्जन नहीं होगा, हम सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट देंगे, लेकिन अब इन्होंने एक माइनर अपडेट वर्जन, जिसे हम कहते हैं माइनर अपडेट बोलते हैं या माइक्रो अपडेट, आई डोंट नो, मतलब वर्जनिंग का नंबर भी सिस्टम पता नहीं होता। पहला नंबर जो होता है वो मेजर होता है, सेकंड नंबर माइनर होता है, थर्ड नंबर क्या होता है उसका मुझे कोई पता नहीं है। सो ये थर्ड नंबर वाला हुआ है 4.8.1। सो डॉटनेट फ्रेमवर्क का 4.8.1 वर्जन रिलीज हुआ है, जो कि विंडोज़ 11 और ये आपका जो विंडोज़ सर्वर 2022 इन सब को सपोर्ट करता हुआ इसके जो नए नए फीचर्स हैं वो इसमें होंगे। जिन लोगों को नहीं पता वो मेरे डॉटनेट एक्सप्लेन्ड वाले वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है
कि डॉटनेट के प्राइमरली 3 वर्जन्स पहले हुआ करते थे, मोनो, डॉटनेट फ्रेमवर्क और डॉटनेट कोर। अब 2020 के बाद से इन्होंने सब मर्ज करके अब सिर्फ एक ही वर्जन हो गया है, दैट इज डॉटनेट 5 एंड डॉटनेट 6। लेकिन डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है, जो कि आपका विंडोज़ वाला है, वो अभी भी चल रहा है। वो उन्होंने 2019 में जब इन्होंने डॉटनेट 5 को अनाउंस किया था तब बोला था कि 4.8 विल बी द लास्ट वर्जन, उसके बाद कोई नया वर्जन नहीं आएगा और 4.8 को वो अगले 10 साल तक सपोर्ट करेंगे। लेकिन 2 साल बाद ही ये अपनी बात से पलट गए और एक नया वर्जन लेकर के आ गए हैं, विच इज़ 4.8.1। ये डॉटनेट फ्रेमवर्क का वर्जन है जो कि सिर्फ विंडोज़ पर चलता है और इसमें जैसा मैंने शुरू में ही बोला कि ये विंडोज़ 10 वर्जन 20 H2 प्लस और विंडोज़ सर्वर 2022 और विंडोज़ 11 वगैरह इन सब पर ये चलेगा। तो जो लोग भी अपने डॉटनेट फ्रेमवर्क एप्लीकेशंस को अपडेट करना चाहते हैं डॉटनेट 4.8.1 में, वो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं और कैसे अपडेट करना है। वैसे विजुअल स्टूडियो के जो विजुअल स्टूडियो 2022 के रिलीज वर्जन, लेटेस्ट रिलीज वर्जन 17.3 के साथ ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया है तो अपने आप अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये रन टाइम डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि 4.8.1 का रन टाइम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जा करके उस लिंक से रन टाइम डाउनलोड करके और अपने सिस्टम्स या सर्वर्स पर इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या आप विजुअल स्टूडियो के एक्सटेंशंस बनाते हैं या क्या आप विजुअल स्टूडियो के एक्सटेंशंस बनाना चाहते हैं? यदि आप विजुअल स्टूडियो के एक्सटेंशंस बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो अगला समाचार आपके लिए है और समाचार ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल स्टूडियो के एक्सटेंशंस बनाने के लिए एक नई लाइब्रेरी लॉन्च की है। उसका नाम रखा है विजुअल स्टूडियो डॉट एक्सटेंसिबिलिटी। मतलब बहुत ही ऑन द पॉइंट नाम हो गया ना, विजुअल स्टूडियो डॉट एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब विजुअल स्टूडियो को एक्सटेंड कर लो। सो सिंपल। सो विजुअल स्टूडियो डॉट एक्सटेंसिबिलिटी करके एक एक्सटेंशंस की लाइब्रेरी जो है, वो नई लाइब्रेरी जो है माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है, जिसको यूज़ करके आप विजुअल स्टूडियो के एक्सटेंशंस बना सकते हैं। और जितना मैं इस आर्टिकल से देख रहा हूँ, इसमें ये भी पता चल रहा है कि ये एक्सटेंसिबिलिटी जो है ये शायद ये ओपन सोर्स है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट। नहीं, ओपन सोर्स नहीं है, सिर्फ इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उन्होंने गिटहब पर डाल दिया है। सो आप जो हैं इसको, इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके, गिटहब के डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके, WPF यूज़ करके आप विजुअल स्टूडियो के जो एक्सटेंशंस हैं वो लिख सकते हैं और बना सकते हैं। सो ये न्यूज़ आपके लिए है। अगर आप विजुअल स्टूडियो के एक्सटेंशंस बनाना चाहते हैं तो मुझे एक्सटेंशंस बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं एक्सटेंशन यूज़ एक्सटेंसिवली करता हूँ। सो जो एक्सटेंशंस मैं यूज़ करता हूँ, कभी विजुअल स्टूडियो के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊंगा या विजुअल स्टूडियो में मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं बता दूंगा कि मैं कौन से एक्सटेंशंस एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ। और हाँ, अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड, डॉटनेट टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगला समाचार उन लोगों के लिए है जो कि विंडोज़ आर्म पे डेवलपमेंट करते हैं या विंडोज़ आर्म के एप्लीकेशंस यूज़ करना चाहते हैं या विंडोज़ आर्म यूज़ करते हैं। सो विंडोज़ आर्म वर्जन क्या है? विंडोज़ आर्म वर्जन यानी विंडोज़ जो ARM प्रोसेसर पे चलने वाला जो विंडोज़ है उसको विंडोज़ आर्म बोलते हैं और उस पर बहुत कम एप्लीकेशंस चलती हैं। विजुअल स्टूडियो का भी पूरी तरह से सपोर्ट नहीं था। अभी सुनने में आया है, जो यहाँ पर अभी जो ये आर्टिकल है इसमें आया है कि ऑफिशियल सपोर्ट फॉर ARM64 EC। सो ये ARM64 EC क्या है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट ने कंपैटिबिलिटी जो है विंडोज़ 11 का आर्म के लिए स्पेशली निकाला है और उसके लिए ऑफिशियल सपोर्ट दे रहे हैं और उसके साथ इसके रिलेटेड फ्रेमवर्क वगैरह सारा कुछ दे रहे हैं, प्लगइन्स वगैरह दे रहे हैं। सो आर्म के ऊपर अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो है ऑफिशियल सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट का है। और मेरे ख्याल से उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि जब से ये M1 Macs आए हैं, M1 Mac पे आप विंडोज़ वर्चुअल बना नहीं सकते, क्योंकि जो विंडोज़ वर्चुअल होते हैं मोस्टली वो इंटेल वाले वर्चुअल्स होते हैं
सो आपको आर्म वर्चुअल उस पर चलता नहीं है, सॉरी आर्म वर्चुअल जो है उसके सपोर्ट वाले बहुत सारे एप्लीकेशंस नहीं हैं। यही रीज़न था कि मैंने भी 16 GB रैम वाला ही जो M1 Mac है वो लिया, क्योंकि मेरा प्लान तो पहले यही था कि मैं मैक्सड आउट या 32 GB या 64 GB वाला जो है M1 लूँ, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने एक अलग से विंडोज़ मशीन ले ही लिया था और इस पे M1 Mac पे जो है आर्म विंडोज़ चलता है, उस पे वैसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, तो क्या फ़ायदा लेने का, इसलिए सो आई थिंक अब जो है विंडोज़ भी वैसे भी अभी रिसेंटली, जैसे मैंने कुछ हफ्ते पहले या आई थिंक जब नया नया वीकली डेवलपर ने शुरू किया था उसी टाइम एक न्यूज़ मैंने बताई थी कि इन्होंने भी अपना जो है आर्म विंडोज़ का एक टूल किट निकाला है और ये आर्म विंडोज़ सपोर्ट कर रहे हैं। सो हो सकता है आर्म विंडोज़ वाले नए लैपटॉप्स आना शुरू हो जाएं बहुत ही जल्द। सो लेट्स सी, और ये उसी जो स्टेप है माइक्रोसॉफ्ट का आर्म विंडोज़ को सपोर्ट करने का, उसके लिए ही एक अगला स्टेप है कि इन्होंने आर्म विंडोज़ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि हम ऑफिशियल सपोर्ट ARM64 EC का जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इससे ज़्यादा मेरे को इसके बारे में डिटेल्स पता नहीं है, आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी ARM डेवलपमेंट करते हैं वो आर्टिकल को पढ़ करके इसके बारे में और ज़्यादा समझ सकते हैं। अगली खबर फ्लुएंट एप्लीकेशन डिज़ाइनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। फ्लुएंट एप्लीकेशन डिज़ाइनर प्राइमरली, मतलब ये टर्म मैंने खुद से इन्वेंट किया है या बोल रहा हूँ। बेसिकली फ्लुएंट डिज़ाइंस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का डिज़ाइन लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके उन्होंने विंडोज़ 11 और आई थिंक विंडोज़ 10 का भी कोई वर्जन बनाया है। और सो फ्लुएंट डिज़ाइन उन्होंने 1-1.5 साल पहले लॉन्च किया था। दे आर कॉलिंग इट फ्लुएंट डिज़ाइन लैंग्वेज। जैसे कि आपका मटीरियल डिज़ाइन एंड्रॉयड वगैरह वाले यूज़ करते हैं और एप्पल वाले भी कुछ इसी टाइप का डिज़ाइन यूज़ करते हैं, मैं नाम भूल गया, छोड़ो परे। सो एनीवे, सो फ्लुएंट डिज़ाइन जो यूज़ करते हैं और जो एप्लीकेशंस बनाते हैं फ्लुएंट डिज़ाइन यूज़ करके, प्राइमरली UWP, WPF या आपका WinUI 3, इनको यूज़ करके जो लोग भी बनाते हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि वो अब इमोजीज के सपोर्ट दे सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। सो 1500 इमोजीज का कोड जो है वो ओपन सोर्स कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। 1500 इमोजीज, क्यूट इमोजीज। सो टाइटल भी ये है, ओपन माइक्रोसॉफ्ट ओपन्स अप 1500 ऑफ इट्स क्यूट 3D इमोजीज। सो ये जो इमोजीज यूज़ होते हैं विंडोज़ 11 में, जो आपको इमोजीज दिखते हैं 3D वाले इमोजीज, हंसते हुए, टट्टी वाले, वी वाले, जो भी हैं, सो ये सारे इमोजीज जो हैं 3D इमोजीज, इनके सोर्स कोड जो है वो ओपन कर दिए हैं। गिटहब का लिंक भी आर्टिकल में दिया हुआ है, आप उस लिंक से जा करके इन इमोजीज को डाउनलोड करके अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ WinUI 3, WPF या UWP के एप्लीकेशंस बना रहे हैं या फ्लुएंट UI यूज़ करके एप्लीकेशन बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि फ्लुएंट UI से मैच करता हुआ आपके जो इमोजीज की जो लाइब्रेरी है वो उससे मैच करती हुई हो, तो आप ये इमोजीज यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, क्या आपको मेरे ये चुने हुए आर्टिकल्स पसंद आ रहे हैं या नहीं पसंद आ रहे हैं? अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए जी, इतने सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड न्यूज़ के बाद अब आपको एक हार्डवेयर रिलेटेड न्यूज़ देते हैं। और न्यूज़ ये है कि इंटेल ने अपने नए जो ग्राफिक्स कार्ड हैं उनको डेस्कटॉप्स के लिए भी लॉन्च कर दिया है। नए ग्राफिक्स कार्ड जिनका कि नाम है आर्क सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड है और ये डायरेक्ट टक्कर में निकाले हैं एनवीडिया के, जो आपके एनवीडिया G4 सीरीज जो हैं उसके टक्कर में निकाले हैं। सो G4 और जो भी एनवीडिया के सीरीज हैं उसके टक्कर में इंटेल ने ये नए आर्क सीरीज़ के प्रोसेसर निकाले हैं, सॉरी ग्राफिक्स कार्ड्स निकाले हैं, जो कि है आर्क प्रो, A40, A50, A30 मोबाइल के लिए है। सो ये तीनों जो हैं स्पेसिफिक ग्राफिक्स कार्ड हैं जो कि मॉडर्न डे ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़ के लिए आपके यूज़ होंगे। और आई थिंक ये जो प्रो A40 या A50 जो है वो 6030 या 6080 के साथ कंपैरिजन में इन्होंने निकाला है और ये इंटेल के हिसाब से ये बहुत ही तगड़ा ग्राफिक्स कार्ड होने वाला है और इसका इन्होंने डेस्कटॉप वर्जन निकाला है। सो आप डेस्कटॉप पे एक्सटर्नली इस ग्राफिक्स कार्ड को लगा सकते हो। भैया ग्राफिक्स कार्ड जो है साल भर पहले बहुत ही ज़्यादा डिमांड में थे, क्योंकि उस वक्त लोग ग्राफिक्स कार्ड को यूज़ करके बिटकॉइन माइनिंग करते थे और इस वजह से आपको अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक्स कार्ड जो है बाज़ार में मिलते नहीं थे, क्योंकि वो आते ही लोग गायब कर लेते थे और बिटकॉइन माइनिंग या मतलब जो भी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में यूज़ करते थे। लेकिन जब से ये क्रिप्टो क्रैश हुआ है उसके बाद से ग्राफिक्स कार्ड आपके पास
बहुत सारे अवेलेबल हो गए हैं और कंपनीज भी अब क्या कर रही हैं कि ग्राफिक्स कार्ड ऐसा बना रही हैं जिससे कि क्रिप्टो माइनिंग ना हो सके। AMD ने या शायद एनवीडिया ने ही अपने किसी लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड में भी इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशन लगाई है। आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट, प्रॉब्ली उस डिटेल वो आर्टिकल कभी सर्च करके आपको बताऊंगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि एनवीडिया को टक्कर देने के लिए इन्होंने ये नया इंटेल ने आर्क ग्राफिक्स कार्ड निकाला है। क्या आप, अगर आप डेस्कटॉप यूज़र हैं, क्योंकि मैं डेस्कटॉप यूज़र नहीं हूं और शायद ही मैं कभी डेस्कटॉप पे मूव करूंगा, बट क्या आप डेस्कटॉप यूज़र हैं? और अगर आप डेस्कटॉप यूज़र हैं तो क्या आप इंटेल के इस ग्राफिक्स कार्ड को यूज़ करना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए मुझे। और इसी के साथ इस हफ्ते का साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज समाप्त होता है। उम्मीद है आपको मेरे ये चुने हुए न्यूज आर्टिकल्स पसंद आए होंगे। यदि आपको ये न्यूज आर्टिकल्स पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।